गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आपको एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने कल पढ़ी सुनी कहीं पर, तो मैं उस कहानी को आपको सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये कहानी मैंने पहले कभी सुनाई हो। अब चूंकि क्या है, इतने एपिसोड हो चुके हैं, मतलब समझ लीजिए कि सीजन 1 में जो है वो तकरीबन 300 के आसपास एपिसोड थे। अभी भी 300 सुपर एपिसोड है। मतलब मानकर चलो कि मॉर्निंग मोटिवेशन के 600-700 एपिसोड हो चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हर वो कहानी जो गूगल पर अवेलेबल है, हर वो कहानी जो किताबों में छपी है, वो सब कवर हो चुकी है। ठीक है, सच्चाई बताऊं, मैंने इन मॉर्निंग मोटिवेशन को रिकॉर्ड करने के दौरान देखा कि पूरी दुनिया में 300 से ऊपर, 300-350 से ऊपर कहानियां नहीं है। वही कहानियां घुमा घुमा कर जो है वो अलग अलग फॉर्मेट में आ रही है कि मतलब स्टोरीज वो इतनी ही है बस। ठीक है, मतलब हर दिन एक कहानी सुनाना चाहो ना, तो आप पूरा साल कहानी सुनाने में आपको फिर कहानियां ढूंढनी पड़ेंगी। आपको शायद पता नहीं होगा, पर मॉर्निंग मोटिवेशन जब से शुरू हुआ उसके बाद मैंने बहुत किताबें खरीदी। मैंने ठीक है, स्टोरी बुक्स, किसी भी बुक शॉप पे आता हूँ तो शॉर्ट स्टोरी बुक्स वो सब देखता हूँ मैं। ठीक है, बड़े बड़े नॉवल नहीं खरीदता हूँ मैं, कोई नॉवल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी कहानियां जानने का मौका मुझे भी मिला। तो ऐसी कुछ कहानियां, कभी कभी वो कहानियां रिपीट भी हो जाती हैं। ठीक है, अब पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो कहानी, पहले हम कहानी सुनते हैं, उसके बाद हम इसका इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या उससे सीख निकलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, उस पर हम बात करेंगे। एक बार एक राजा था। ठीक है, उस राजा के पास में उसका जो मंत्री है एक आदमी को लेके आता है जो जंगल में कहीं रहा करता था। ठीक है, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था वो। तो राजा के पास लाकर उसका मंत्री बोलता है कि राजा साहब, ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं ये, और आप चाहो तो इनको अपने पास रख सकते हो, और ये आपकी बहुत मदद का बड़ा काम आपका कर सकते हैं। तो राजा ने बोला, कहाँ काम करेंगे, मतलब क्या आता है इनको, ऐसा कौन सा ज्ञान है इनको जो हमारे दरबार में किसी व्यक्ति के पास नहीं है। तो उन्होंने कहा, साहब ये कोई भी किसी की भी को भी थोड़ी देर 5-10 मिनट ऑब्जर्व करने के बाद उसके बारे में ये काफ़ी कुछ ऐसी जानकारी देते हैं शायद जो किसी को पता ना हो, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये नस्ल को पहचान लेते हैं कि फला घोड़े की नस्ल क्या है, फला जानवर की नस्ल क्या है, फला इंसान की जो है वो अपब्रिंगिंग या उसकी नस्ल क्या है, बहुत जानकारी ये दे देते हैं। राजा कहता है, यार हमको यकीन नहीं कि कोई आदमी 5 मिनट देखकर किसी को जो है सब जानकारी देता हो। उन्होंने कहा, भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, भाई देख लो जाके, चलो। तो राजा कहता भी ठीक है, हम इनको जो है वो अपने, यदि ये टेस्ट में पास हो गए तो इनको अपने अस्तबल, अस्तबल समझते ना आप, जहाँ पे घोड़े जो हॉर्स का फार्म हाउस होता है, यहाँ पे घोड़े पाले जाते हैं, अस्तबल में हम इनको रखेंगे ताकि घोड़ों की सही नस्ल को ये पहचान सकें। ठीक है, तो राजा उनको अपने साथ लेके, राजा मंत्री और वो आदमी उसको साथ में लेकर जो है वो अस्तबल जाते हैं। वहाँ पे कई सारे घोड़े होते हैं। राजा का एक फेवरेट घोड़ा होता है। राजा कहता, बताओ इस घोड़े के बारे में बताओ, ये घोड़ा कैसा है। तो वो थोड़ी देर कहता है, 2 मिनट मुझे देना पड़ेगा। 2 मिनट 3 मिनट बैठता है, देखता है आराम से, है ना। 5 मिनट आता है, 5 मिनट बाद राजा से बोलता है कि घोड़ा जो है वो है तो सही, जन्म से जन्म से इसकी नस्ल सही है, लेकिन इसका व्यवहार जो है वो नस्ली घोड़ों जैसा नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ जो है वो जन्म के बाद ऐसा घटा है जिससे ये घोड़ा असली नस्ल के घोड़ों से थोड़ा अलग व्यवहार करता है, और ये इसके बचपन में कुछ घटा है। राजा अस्तबल के का जो देखरेख करने वाला हेड होता है उसको बुलाता, बताओ भाई इसके बारे में बताओ, क्या जानते हो। बताता कि साहब ये घोड़ा है तो अरबी नस्ल का घोड़ा है, लेकिन हुआ ये था कि इस घोड़े के जन्म के बाद इसकी माँ जो है वो खत्म हो गई थी। तो गाय का दूध पिलाकर इसको हमने बड़ा किया है। ठीक है, तो शुरू शुरू में जब छोटा था तो गाय के बच्चे के जैसा ग्रो किया है, बाद में इसको घोड़े के साथ रखा हमने। राजा बड़ा खुश, तो गजब है, मतलब 5 मिनट में घोड़े के बारे में सब कुछ बतला दिया। तो राजा कहता है, तुमको मालूम कैसे चला। उन्होंने कहा, देखो ऐसा है सर कि जो असली नस्ली घोड़े होते हैं, अरबी नस्ल के असली घोड़े होते हैं, वो जब भी घास खाते हैं तो घास को पहले पहले मुंह में दबाते हैं, सिर ऊंचा करते हैं, और फिर जो है वो आराम से घास खाते हैं। जबकि ये चूंकि गाय का दूध पिया हुआ है, इसने गाय के साथ पला बड़ा है, तो ये घास खाते समय अपना सिर नीचे रखता है। तो ये फर्क था। कहता है, इतना माइनर डिफरेंस पहचान लिया इसने। अब वो आदमी अस्तबल में काम करने लगता है, कई सारे घोड़ों की नस्ल को समझता है, जानता है, काम कर रहा होता है। एक दिन राजा के मन में आता है, राजा बोलता है कि काम करो, तुम आज रानी महल जाओ। कहाँ जाओ, रानी जिस महल में रहती है रानी महल जाओ, और रानी के को
5-10 मिनट रानी जब जब अपना कुछ कर रही होंगी बाहर छत पर, तो अब देखना गौर से, और रानी के बारे में मेरे को कुछ बताना। बोला हुजूर, हाँ कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुमसे काम दे रहा हूँ तुमको, मैं रानी के बारे में मुझे कुछ जानना है। 5-10 मिनट 15 मिनट वो देखता है रानी को, और लौट के आता है, बोलता कि राजा, तो हाँ हाँ बताओ रानी के बारे में क्या जानते हो। बोला देखिए, उनके तौर तरीके रानी जैसे हैं, क्योंकि वो आपके साथ इतने सालों से रह रही हैं, है ना। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं, रानी माँ खानदानी नहीं है, जो रानी है वो खानदानी नहीं है। मतलब मुझे कहीं ना कहीं इस बात का शक है कि वो रानी जैसा व्यवहार जरूर कर रही है, पर वो खानदानी नहीं है। मतलब उनके अंदर जो राजवंश के जो लक्षण होना चाहिए वो उनके अंदर नहीं है। कुछ तो वजह है इसकी साहब। अब राजा को तो बड़ा शौक लगता भाई, जिस बीवी के साथ 10-15 साल से रह रहे, अब उसके बारे में मालूम चलता। वो सास को बुलाते हैं अपनी, और सास को बुला के बोलते हैं आप बताओ, सच बताओ, आज मुझे सच जानना है ये पूरा। पहले तो ना नुकर करती हो, फिर बाद में बोलती कि ऐसा हुआ था कि जब आपके पिताजी जब राजा थे, और जो है मेरे हस्बैंड जो इसके पिता वो भी राजा थे, तो दोनों ने आपस में ना, दोनों अच्छे दोस्त थे, आपस में तय कर लिया था कि मेरे लड़का होगा, तुम्हारी लड़की होगी, तो अपन शादी करा देंगे और अपना दोस्ती पारिवारिक संबंध में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन हमारी बेटी का जन्म हुआ, जन्म होने के 6 महीने के बाद बेटी मर गई। अब चूंकि वचन वाली बात थी, तो हमने अपनी दासी की बेटी को, जो है वो हमारी दासी थी, उसकी बेटी को हमने गोद लिया और उसको पाल पोस के बड़ा किया और उससे आपकी शादी करा। अब राजा का तो सिर पकड़ लेता, बोलता है कि इतना 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 बड़ा राज ऐसे आदमी को मालूम कैसे चला। बुलाता उस आदमी को, बोलता तुम्हें मालूम कैसे चला। बोला देखिए ऐसा है, रानी का जो व्यवहार था वो नौकरों के साथ बहुत खराब था। रानी का जो व्यवहार था वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ में बहुत खराब था। रानी के इस व्यवहार का कारण सिर्फ एक ही हो सकता है कि कोई व्यक्ति जब खानदानी होता है ना, जो शुरू से मतलब संपन्न होता है, तो वो जनरली क्या होता है कि जो अपने से अधीनस्थ नीचे वाले लोग होते हैं उनसे वो मिसबिहेव नहीं करता है। वही व्यक्ति करता है जो व्यक्ति का परंपरागत तौर पर जो दबा कुचला कभी रहा हो, भले ही कुछ भी हो, कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर सामने निकल के आते हैं। तुम तो गजब आदमी यार। अब राजा को एक दिन दिमाग में चढ़ती, बोलता है कि बुलाओ उसको। वो आदमी आता है, बोलता मेरे बारे में जानना है मेरे को। अब होता क्या उस पूरे में कि जब वो पहली बार जब बताता है, घोड़े की नस्ल के बारे में बताता है, तो राजा बहुत खुश होता है और उसको बोलता है कि भाई मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हें को मैं दूध, दही और बकरियाँ, गाय, चारा सब उसको दान देता है, वो लेके जाओ। दूसरी बार जब रानी के बारे में मालूम चलता है तो बोलता है तुमको हम फिर दान देते हैं, कि फिर वो बकरियाँ, गाय, भैंसे, वो कि भाई तुम संपन्न हो जाओ, ठीक है, गिफ्ट देता हो। दोनों बार ऐसा होता है, जब वो आदमी सही बतलाता है तो राजा उसको बकरियाँ, गाय, दूध, दही सब उसको देता है, जाओ मजे करो। अब राजा बोलता है कि भाई इस बार तुम्हारी परीक्षा थोड़ी बड़ी है। बोलता क्या, तुमको मेरे बारे में बताना है। बोला नहीं साहब, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। बोला नहीं बताना मेरे बारे में। बोला साहब मुझे, लेकिन आपको मेरे को वचन देना पड़ेगा। क्या वचन? क्या आप मेरे प्राण नहीं लेंगे? बोला ठीक है, आपको अभयदान देना पड़ेगा मेरे को आप मारेंगे नहीं। बोला ठीक है। अब राजा बैठा होता है प्रेस से, उसके बाद वो 5-7 मिनट बाद बोलता है, वो बोलता कि मैं सिर्फ अकेले में आपसे बात करूंगा। तो राजा बोलता ठीक है। सबको बाहर करते, बोलता आप जो है राजा के बेटे नहीं है। अब राजा का दिमाग खराब कि क्या बोल रहा है ये, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माँ के बारे में सब बोल रहा है कि आप राजा के बेटे नहीं है। राजा जरूर है पर राजा के बेटे नहीं है। आंख बबूला रहेगा। बोला साहब आपने कहा था कि आप मुझे अभयदान देंगे। लगा ठीक है। अपनी माँ के पास जाते हैं, माँ सच्चाई जाननी मेरे को, मैं किसका बेटा हूँ। माँ बोलती बेटा ऐसा है कि हमारे बहुत दिन तक कोई बच्चा नहीं था, हुआ था, तो तुम्हारे पिताजी जो है वो शिकार के लिए जाया करते थे। तो शिकार के लिए एक बार गए वो, वहाँ पर उनकी गलती से उनका तीर जो है वो एक वहाँ के लोकल ग्वाले को लग गया। ग्वाला वहीं स्पॉट पे मर गया। उसके घर गए कि भाई गलती हो गया, एक्सीडेंट हो गया हमसे। घर वाले बड़े उदास थे उसके। अब राजा था तो वो क्या बोलते, तो उन्होंने बोला कि इसका छोटा बच्चा है,
ये और इसकी वाइफ कुछ दिन पहले बीमारी से मर गई थी, अब अकेला बच्चा अनाथ बचा है। तो वो जो चरवाहा था, ग्वाला था, तो तुम उनके बच्चे हो, तो हम तुमको गोद ले लिए और आज तुम राजा हो। अब राजा बोलता है कि यार ये तो कहानी अपने को भी नहीं मालूम थी। राजा उस आदमी के पास जाता, बोलता तुझे कैसे मालूम चला कि मैं चरवाहा का बच्चा हूँ? कहने लगा सिंपल सी बात है, जब मैंने पहली बार बताया कि घोड़ा तुम्हारा नस्ली नहीं है, तुमने क्या इनाम दिया मेरे को? तुमने इनाम में दिया बकरियां, गाय, दूध, दही, चारा, ये सब इनाम में दिया। दूसरी बार मैंने बताया कि रानी के बारे में बताया, तो भी तुमने क्या इनाम में दिया? बकरियां, गाय, है ना? भाई राजा महाराजा लोग हीरे जवाहरात देते हैं, गाय बकरी नहीं देते। तो तुम चरवाहा के लड़के थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि व्हाट वी हैव, कैसा व्यवहार हम करते हैं, कई लोग उसको क्लू के रूप में लेते हैं। और ये फैक्ट है, आप किसी व्यक्ति से 1 घंटा बात करके जितना उसको नहीं जान पाओगे ना, आप उससे अधिक उसको जान पाओगे आप ऑब्जर्व करके। आप अपने व्यवहार में कई ऐसे क्लू छोड़ते हैं जिसको लोग पढ़ लेते, समझ जाते हैं। यूपीएससी का जब इंटरव्यू होता है तो 5 या 6 लोग जो बैठे होते हैं बोर्ड में, उनमें से एक व्यक्ति सिर्फ आपके क्लू ऑब्जर्व करता है और नोट कर रहा होता है। वो आपसे क्वेश्चन भी नहीं करेगा। यूपीएससी के इंटरव्यू में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो शायद क्वेश्चन ही ना करे आपसे, मुस्कुराता रहेगा, आपकी तरफ देखता रहेगा, पूछने वाले की तरफ देखता रहेगा, कि कुछ पूछेगा ही नहीं आपसे, ये सिर्फ नाम पूछ के आगे बढ़ जाएगा। बाकी लोग आपसे क्वेश्चन करते रहेंगे। वो एक व्यक्ति सिर्फ आपके क्लू ऑब्जर्व, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहा होता है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखिए। इसलिए जो है ना, अपनी भाषा का कि भाई आप क्या लिखते हैं, जैसे मैं देखता हूँ कई बार स्टूडेंट जो है कमेंट करते हैं, इतना खड़ा और इतना गंदा कमेंट करते हैं कि उससे सिर्फ इतना समझ में आता है कि अपब्रिंगिंग कैसा हुआ होगा, इनका परिवार का माहौल कैसा होगा, घर किस तरह का रहा होगा, कैसे लोग जो है वो व्यवहार एक दूसरे से करते होंगे, आगे भविष्य में ये कैसा व्यक्ति बनेगा, पीछे से इसका बैकग्राउंड से कैसे परिवेश में बड़ा हो रहा है, ये सब मालूम चलता है। आपकी भाषा बहुत बड़ा क्लू देती है आपको। आपका व्यवहार जो है कई बार बहुत बड़ा क्लू देता है आपको, ठीक है? तो मैं कहता हूँ, जब आपको कोई नहीं देख रहा है, नोबडी इज गोइंग टू ऑब्जर्व यू, तब भी आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, खुद के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए। तो हमेशा ये सोचिए कि लोग बाग आपसे क्लू लेते हैं। हम सब जो है वो एक बुक के समान है, एवरीबडी कम्स इन अवर लाइफ और हमें रीड करता है, ठीक है? तो कभी भी जैसे होता है, आप देखना गर्ल्स के साथ वैसा कि उन लड़कियों को लोग ज़्यादा हरास करते हैं, ज़्यादा छेड़छाड़ का शिकार होती है जो मन से अंदर से कमज़ोर होती है, जिनको अंदर से थोड़ी इंट्रोवर्ट होती है, अंदर से कमज़ोर होती है, या जिनके घर में माहौल ठीक नहीं होता है, फैमिली में सिक्योरिटी ठीक नहीं लगती उनको, है ना, परिवार में माहौल तनाव वाला है, झगड़े वाला है, तो उस घर की बच्चियाँ जो होती है ना, वो कई बार जो है वो अंदर से सहमी हुई होती है और लोग उसे जज कर लेते हैं। सड़क पर आप जा रहे होते हैं लोग उसको जज कर लेते हैं। हो न आप भले खतरनाक ना हो, मैं आपसे बात करूँ, प्रकृति सिखाती है जी, भले आप खतरनाक ना हो, पर दिखने में क्या बुराई। मतलब मैं कहता हूँ एटीट्यूड जो है वो धीमे धीमे आता है आप में, लेकिन कोई आपका गलत फायदा ना उठाए, कोई आपको कमजोर ना समझ ले, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। तो अपने जो वर्बल जो बोलते हो आप, उसके अलावा आपकी जो बॉडी लैंग्वेज की क्लू है बहुत इंपॉर्टेंट है। उस आदमी ने सब कुछ बॉडी लैंग्वेज के क्लू से जाना उसने, ठीक है, सामने वाले का व्यवहार देखकर जाना उसने। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।